Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु हिंदी शिक्षण का ये मॉडल पेपर 4 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे व्याकरण और शिक्षण विधियों के। 109 दिन आपके शेष है। विज्ञप्ति की आज संभावना है कि आज दोपहर 1-2 बजे के आसपास आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, तो बहुत ही अच्छे और शानदार प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। साइकोलॉजी के विशेष प्रश्नों का टेस्ट नंबर 4 भी अपलोड किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। किसी प्रश्न पर अगर आपको आपत्ति लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मित्रों। तो आज से ही आपके कम से कम 3 टेस्ट आज से चालू कर दिए हैं। बाकी 1-2 दिन में आपके रोज़ाना 5 टेस्ट आ जाएंगे साथियों। प्रश्न नंबर 1 है, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक तरह से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य है मिश्र, संयुक्त, सरल और युगल। तो युगल तो होगा नहीं साथियों, सरल वाक्य हो नहीं सकता। 2 वाक्य यहाँ साफ साफ दिख रहे हैं, तो मिश्र और संयुक्त वाक्य में से ये कौन सा वाक्य है? राइट आंसर बताना है साथियों प्रश्न नंबर 1 में। मित्रों, यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही है आपका। प्रश्न नंबर 1 में पैसा कमाना एक बात है और उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। यहाँ और शब्द आ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया ताकि कंफ्यूज हो जाओ। तो साथियों दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है घी का लड्डू अच्छा होता है, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, घी बहुत महंगा होता है और लड्डू सीधा नहीं होता है। साथियों इजी क्वेश्चन है। ये 3 ऑप्शन साफ साफ आपको दिख रहे होंगे कि ये इसका अर्थ नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ क्या होता है कि जो उपयोगी वस्तु है वो हर दशा में ठीक ही होती है साथियों। जो इसलिए कहा गया है कि घी का लड्डू हो तो टेढ़ा भला सब चलता है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 2 में। प्रश्न नंबर 3 है, अशर्फियाँ लूटे कोयलों पर मोहर का आशय है कोयलों की रखवाली करना, बेपरवाह हो जाना, महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना और सोने के सिक्के लुटाना। तो अशर्फियाँ लूटे और कोयलों पर मोहर, इसका मतलब होता है साथियों महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कौन शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द का चयन करना है आपको। शब्द, धर्म, अंदाज और प्रकृति। तो साथियों विदेशी कौन सा शब्द है? देखिए धर्म और प्रकृति तो दिख रहा है कि ये विदेशी नहीं है। अब शब्द और अंदाज में देखिए, जो अंदाज शब्द है ये एक विदेशी शब्द है साथियों। कौन सा शब्द है ये? विदेशी। बाकी पहला शब्द जो शब्द है वो विदेशी नहीं है। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? पीढ़ियों, विशेष, लड़ना और सैकड़ों। तो देखिए प्रत्यय नहीं है। पीढ़ियों में तो साफ साफ दिख रहा है कि यो प्रत्यय लगा हुआ है। सैकड़ों में सैकड़ा प्लस ओ प्रत्यय लगा हुआ है। लड़ना में बिल्कुल ना प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन विशेष में साथियों वि उपसर्ग लगा हुआ है और शेष इसमें मूल शब्द है, इसलिए साथियों यहाँ पर इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 5 में। प्रश्न नंबर 6, नतमस्तक में समास कौन सा है? क्रमधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। साथियों प्रश्न नंबर 6 में राइट आंसर बताइए, क्या इसका सही आंसर रहेगा? देखिए नतमस्तक में ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों। द्विगु तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें द्वंद्व भी नहीं होगा, बल्कि इसमें क्रमधारय भी माना गया था और बहुव्रीहि भी माना गया था। ये नमस्तक नहीं है सोर, यहाँ पर मैंने नतमस्तक लिखा था, माय मिस्टेक साथियों टाइपिंग में। ये तलवार वाला है, वो थोड़ा यहाँ टाइपिंग में नहीं हो पाया। क्रमधारय और बहुव्रीहि दोनों ही समास इसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, 7वां क्वेश्चन है, संज्ञा नहीं है
ओरण, कुआं, जंगल और लड़ना। तो मित्रों साफ दिख रहा है कि लड़ना संज्ञा नहीं है बल्कि ये क्या है, क्रिया है। क्या है ये, क्रिया। तो साथियों ओरण, कुआं, जंगल ये तो संज्ञा है लेकिन लड़ना एक क्रिया है, अतः ये संज्ञा नहीं है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 7 में। प्रश्न नंबर 8 है तय शब्द है, तय तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। प्रश्न नंबर 8 में सही आंसर बताइए साथियों, तय शब्द क्या है। तो मित्रों ये जो तय शब्द है ये तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, देशज नहीं है, बल्कि ये भी एक विदेशी ही शब्द है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न 8 में। प्रश्न नंबर 9 सही कथन है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है और कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता है। तो ये तो गलत हो गया, कर्ता तो होता है वाक्य में साथियों लेकिन मध्य में नहीं होता है, अंत में नहीं होता है, बल्कि वाक्य के प्रारंभ में कर्ता का स्थान होता है, अतः प्रथम विकल्प सही रहेगा। देखा होगा जैसे राम बाजार जाता है तो बाजार कौन जा रहा है, राम। राम क्या है, कर्ता, और वाक्य में कहाँ रहा है, ये प्रारंभ में। तो साथियों विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 9 में। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। सरल वाक्य है, सरल या साधारण वाक्य जिसको आप कहते हो वो कौन सा है साथियों। श्रमिक काम करता है, यहाँ काम लिखा था, काम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। तो ये तो लग रहा है कि संयुक्त वाक्य हो गया। राम और सीता जाते हैं, ये बताइए। चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है, ये मिश्र वाक्य हो गया। जो करे सो भरे, ये भी मिश्र वाक्य हो गया। लेकिन राम और सीता जाते हैं तो साथियों ये एक सरल या साधारण वाक्य है। कर्ता तो 2 है लेकिन क्रिया एक ही है, जाना, इसलिए इसे वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 10 में। प्रश्न नंबर 11 निम्न में से प्रेरणार्थक वाक्य है। प्रेरणार्थक वाक्य क्या होता है, जहां पर क्रिया स्वयं के द्वारा नहीं की जाती है, दूसरों से करवाई जाती है। हमें राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, हम राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करेंगे, हम राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करते हैं, और बच्चों तुम राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करो। तो साथियों प्रेरणार्थक वाक्य इनमें से कौन सा है, प्रेरणार्थक क्रिया वाला। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात करें तो साथियों ये जो चौथा विकल्प है, बच्चों तुम राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करो, इसमें स्वयं कार्य न कर दूसरों से कार्य करवाया जा रहा है, इसलिए चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 बच्चों में स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए किस वाचन का सर्वाधिक महत्व है। वाचन, किस वाचन का सर्वाधिक महत्व है, अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन, मौन वाचन और सामूहिक वाचन। देखिए स्वाध्याय की आदत विकसित करोगे तो सामूहिक रूप से तो भाई बोल बोल के पढ़ेंगे, सामूहिक एक साथ तो स्वाध्याय हो नहीं पाएगा साथियों। ये हो पाएगा मौन वाचन से। किससे हो पाएगा, मौन वाचन से। अगर बच्चे मौन वाचन करते हैं तो उनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति अपने आप विकसित हो जाएगी साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 गद्य शिक्षण के किस विशिष्ट उद्देश्य हेतु भाषिक तत्वों व विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिरुचि और कौशल। देखिए भाषिक तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, तो ये तो ज्ञान जब प्रदान किया जाता है तो वो ज्ञानात्मक में चला जाता है साथियों। अवबोधात्मक में तो समझ आ जाती है, तो ये प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है गद्य शिक्षण पाठ का प्रकार नहीं है। गद्य शिक्षण पाठ का प्रकार नहीं है। रिपोर्टाज, संस्मरण, कविता और कहानी। तो देखिए रिपोर्टाज, संस्मरण, कहानी ये तो गद्य में आ जाते हैं, लेकिन कविता आती है आपके पद्य में। किस में आती है, पद्य में, इसलिए तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 15 वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक कविताओं के शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण विधि है। कि जो कविताएं जिनका वर्णन करना होता है या ऐतिहासिक दृष्टि से कविताएं जो होती है तो उनका शिक्षण कौन सी विधि से करना चाहिए। गीत विधि, तुलना विधि, व्यास विधि और खंडान्वय विधि। साथियों
ऐतिहासिक कविताएं, वर्णनात्मक कविताएं, ऐसी कविताओं के लिए खंडान्वय प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 में तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 15 में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों, विभिन्न, आज थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा है, पक्षों का स्तर ज्ञात करना कहलाता है मापक, मूल्यांकन, परीक्षण और सभी। तो देखिए, जो बालक के विकास के विभिन्न पक्ष होते हैं, इनके स्तर ज्ञात करते हो तो अलग एक पक्ष का आप चेक करते हो तो मापन कहलाएगा, लेकिन सभी पक्षों का करोगे तो वो मूल्यांकन में चला जाता है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 16 में। प्रश्न नंबर 17 है, 17वां क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उपचारात्मक शिक्षण जो बच्चों का आप करते हो निदान के बाद में, तो असत्य कथन देखना है उसके बारे में। विकल्प 1 है, इसका प्रयोग नैदानिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये तो सत्य बात है भाई। प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। द्वितीय अवस्था में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है साथियों। वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत नहीं करते इससे तो निदानात्मक जो परीक्षण है उसके बाद में किया जाता है। पहले निदान किया जाता है और फिर उपचार किया जाता है, इसका वार्षिक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न 17 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18, किसी छात्र की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम अधिक उपयोगी होगा? मतलब बच्चे वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कर रहे हैं, ये हमको पता है, मतलब अब हमें निदान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कमजोरी कहाँ है, अशुद्धियों में। विकल्प 1 है नैदानिक परीक्षण, दूसरा है उपचारात्मक परीक्षण, तीसरा है विशेष परीक्षण और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, मैंने अभी कहा था कि अशुद्धियों का तो हमें पता है कि अशुद्धियाँ कर रहे हैं वर्तनी संबंधी, मतलब निदान तो हो रहा है, तो निदान करने की जरूरत ही नहीं है, फिर हमें करना पड़ेगा उपचारात्मक शिक्षण। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 साथियों, 19वां क्वेश्चन है, कलम हाथ में लेते ही हमारे सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। रेखांकित शब्द है, यहाँ पर रेखांकित शब्द है एक ही शब्द कहाँ है? ये देखो, लेते ही, ये जो ही शब्द है यहाँ पे, ये वाला ये शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, निपात है और सर्वनाम है। तो संज्ञा तो ही शब्द होता नहीं है, विशेषण भी नहीं होता है, सर्वनाम भी नहीं होता है, बल्कि ये एक निपात है। निपात एक अव्यय का ही प्रकार है साथियों, जो किसी चीज को लेकर विशेष बल दिया जाता है, जिससे मैं चलूंगा, मैं भी चलूंगा, ये भी है, ये निपात है। कलम हाथ में लेते ही यहाँ जोर दिया जा रहा है, तो ही शब्द क्या है यहाँ? निपात। विकल्प नंबर 3 है प्रश्न 19 में। प्रश्न 20, यदि हम समय रहते सजग नहीं हुए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भूत होंगे तो भूतकाल में तो आएगा नहीं है। अपूर्ण वर्तमान होंगे, आगे वाली बात है, वर्तमान में भी नहीं आएगा। हेतु हेतुमत भूत में भी नहीं आएगा, बल्कि यह आएगा हेतुमत भविष्य काल में। किसमें आएगा साथियों? हेतुमत भविष्य काल में। विकल्प नंबर 4 सही है, क्योंकि यहाँ पर हेतुमत भविष्य काल मतलब कुछ, पहली चीज तो कि ये भविष्यकाल का उदाहरण है, तो आप भविष्य का तो एक ही विकल्प है, तो आप आसानी से सही कर सकते थे इसको। दूसरी चीज हेतुमत, जहां एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो और भविष्य में निर्भर हो तो भविष्यकाल में आ जाएगी वो। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न 20 में। प्रश्न नंबर 21 है, शायद आज हमारी जैविक प्रजाति को खतरा हो चुका है। यह वाक्य किस काल का है? खतरा हो चुका है, सामान्य भूत, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो साथियों प्रश्न 21 में राइट आंसर बताना है। देखिए, हो चुका है, हो रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं, तो अपूर्ण वर्तमान नहीं आएगा इसमें। संदिग्ध, संभाव्य और सामान्य, देखिए ये वर्तमान में है या भूत में है? तो हो चुका है वो तो मतलब वो तो भूत में चला जाएगा फिर।
तो साथियों प्रश्न 21 में राइट आंसर बताइए। तो साथियों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर बताइए शायद। शायद का मतलब यहाँ पर संदेह है, संदेह प्रकट किया जा रहा है कि हमारी जैविक प्रजाति को खतरा हो चुका है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाता है। साथियों प्रश्न 21 में दूसरा विकल्प सही है। वैसे ये भूत में आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये भूत में, संदिग्ध भूत में आना चाहिए साथियों। तो लेकिन फिर यहाँ पर वो विकल्प नहीं है, तो फिर आप संदिग्ध वर्तमान करोगे। प्रश्न नंबर 22, जहाँ तुम रहते हो वहाँ मेरा एक मित्र भी रहता है, यह वाक्य है सरल, मिश्र, संयुक्त और इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ तुम रहते हो वहाँ मेरा एक मित्र भी रहता है, तो इनमें से कोई नहीं, तो हटा दो, सरल भी हटा दो, संयुक्त भी नहीं होगा क्योंकि एक क्रिया दूसरे पर निर्भर रह रही है। विकल्प नंबर 2 सही है, जहाँ वहाँ जुड़ रहा है ना शब्द। प्रश्न नंबर 22 में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 23 है साथियों, निम्न में से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य नहीं है। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। जहां आप पढ़ते हो वहां मैं पढ़ता था। आपको वैसा करना चाहिए जैसा डॉक्टर ने बताया, और पिता की इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने। तो मित्रों क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य नहीं है, मतलब जहां पर क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है उपवाक्य में, वो बताइए। तो साथियों जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, तो ये पहुंचना तो क्या है, क्रिया है। यहाँ पढ़ना भी क्रिया है, आपको वैसा करना चाहिए, यहाँ करना भी क्रिया है, लेकिन यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है। पिता की इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने, बाद में आ रही है। तो साथियों यहाँ पर देखिए ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में नहीं आएगा। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है, अन्वेषण विधि के प्रवर्तक है मॉरिसन, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु और आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मित्रों अन्वेषण विधि, जिसको खोज विधि भी कहा जाता है, इसको देने वाले थे आर्मस्ट्रॉन्ग, HE आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इनका पूरा नाम है। और मित्रों आज का अंतिम और 25वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर करना नहीं भूले, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए। अंत में बोलता हूँ ताकि आप एक तरह से पूरा वीडियो देखते हो तो आपको लगता होगा कि हाँ भाई सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है आपके ऊपर है वो। प्रश्न 25 है, बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण सामग्री, शिक्षक द्वारा किया गया आकलन, भाषा शिक्षण के बारे में शिक्षक का दृष्टिकोण और पाठ्य पुस्तकें। तो बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पाठ्य पुस्तकें तो होगी नहीं, 3 चीज़ें हैं, शिक्षक द्वारा किया गया आकलन, भाषा शिक्षक के बारे में शिक्षक का दृष्टिकोण और शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण सामग्री। तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट होती है शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण सामग्री, कि बच्चों को एक शिक्षक पढ़ाते समय कौन सी सामग्री से पढ़ा रहा है, क्या क्या चीज़ें यूज कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो बिल्कुल सही है तो बाकी की ये गौण चीज़ें हो जाती है इसके आगे, इसलिए प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 25 में। तो ये 25 क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों, बताकर जाइए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हो। किसी प्रश्न पर डाउट हो तो हमें जरूर बताइएगा, बिल्कुल उसको दूर करेंगे डाउट को। मिलता है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया।